खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात, आपके प्रोग्राम कानूनी मशवरे के साथ एक बार फिर हाज़िर हैं आपके मेज़बान इमरान शेख। आज मेरे साथ मुझे ज्वाइन किया है साजिद मुस्तफ़ा सॉलिसिटर ने। हम लोग एक ही लॉ फर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। कोशिश करेंगे आज दोनों मिलके आपके सवालों के जवाब देने के लिए। साहिब साहब खुशामदीद, आप प्रोग्राम में पहली दफ़ा आप आए हैं हमारे साथ। इसमें जनाब सिचुएशन ये है कि इमिग्रेशन के हवाले से जितने भी आपके तमाम क्वेश्चन हैं, अगर हम उनको लाइव ले सकेंगे तो उनके आंसर्स देंगे। अगर हम लाइव ना ले सके तो स्क्रीन के ऊपर आप हमारा ईमेल एड्रेस देखेंगे, आप उसके ऊपर हमें ईमेल कर सकते हैं। हतल इम्कान कोशिश करेंगे कि आपको उनकी जवाब देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि कॉल्स का सिलसिला जल्द अज जल्द शुरू होगा और हम आपको उसके आंसर्स भी देंगे। साहब, इससे पहले कि मैं कॉल दूँ, जस्ट ब्रीफली, जैसे पता है कि पिछले साल में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं। इस साल नए जो जब शुरुआत हुई है, कभी कोई रीसेंट चेंजेस आई हैं अभी इसमें या कुछ? रिसेंटली कुछ चेंजेस उन्होंने की हैं इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से। रिक्वायरमेंट जो थी पहले A1 थी इंग्लिश लैंग्वेज की, उसके बाद B1 कर दी, और फिर अब यह है कि इंडेफिनिट के लिए अगर इंडेफिनिट आप अप्लाई करना चाहते हैं इस बेस के ऊपर कि आपने अपने स्पाउस के साथ 2 साल यूके के अंदर गुजार लिए हैं, तो फिर आपको B2 करना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको लाइफ इन यूके का टेस्ट भी देना पड़ेगा। सही सही सही। पहले एक टेस्ट होता था ई-सोल उसे कहते थे, उसके अंदर अगर सिटीज़न कंटेंट्स शामिल होते थे तो वो कवर कर लेता था लाइफ इन यूके को भी। लेकिन अब इनिशियली उन्होंने ख़त्म कर दिया है, अब दोनों टेस्ट सेपरेटली देने पड़ते हैं। तो ये एक मेन चेंजेस है। इसके अलावा भी कुछ चेंजेस और भी आई हैं ऑन डिफरेंट कैटेगरीज। लेकिन ये जो एप्लीकेंट्स के हवाले से ये एक बड़ी चेंज थी, क्योंकि ये टेस्ट उनको खुद देना पड़ता है, तो एटलीस्ट ये उनके लिए एक बड़ी चेंज थी। दैट्स राइट, बिल्कुल सही बात। बाकी तो जो लीगल चेंजेस हैं वो तो लॉयर्स को जो है वो देखना पड़ता है उसके हवाले से। ये पर्सनली उनके हवाले से कफ़ी इंपॉर्टेंट थी। बिल्कुल सही बात। इसके अलावा एक और कैटेगरी एंटरप्रेन्योर की, उसके अंदर इस साल के अंदर बहुत बड़ी चेंजेस आई। उसके अंदर यह था कि उन्होंने कहा है कि अब जो है जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस एप्लीकेशन की, एंटरप्रेन्योर की, वो पूरी होने के साथ साथ वो ये भी जज करेंगे कि आया कि जो एप्लीकेंट है वो जेन्युइन है कि नहीं है। तो जेन्युइन की वो जो डिटर्मिनेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट उन्होंने रख दिया उसके लिए। उसके लिए इंटरव्यू भी कॉल कर सकते हैं, और ये है कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मोर रिक्वायर कर सकते हैं, बिजनेस प्लान रिक्वायर कर सकते हैं, मार्केट रिसर्च वो जो है वो डिमांड कर सकते हैं। तो जो वो ये एक इजाफी जो है ना रिक्वायरमेंट उसके साथ उन्होंने रख दी है। चलें, ये तो खैर उनके एक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि वक्तन फ़क्तन आती रहेंगी और पूरे करते रहना पड़ेगा हमें भी। इस वक्त ये देखते हैं कि इस वक्त जो हमारे जो नाज़रीन हैं उनको अगर कुछ ऐसे दरपेश मसाइल हैं जिनके बारे में हम कोई हल कर सकें, तो फिर हम इंशाअल्लाह उनको कॉल्स को लेके तो उसका जवाब देंगे। इसमें जो ख़ास तौर पे जो मेन जो एक, जैसे कि आपने टेस्ट के वाले से बताया कि जो नया उनको टेस्ट देना पड़ेगा, पहले सिर्फ एक लैंग्वेज टेस्ट था, अब लाइफ इन यूके भी मस्ट हो गया साथ। तो उसके अलावा क्या एप्लीकेंट्स के लिए क्या उनके अपने पर्सनल वाले से कोई ऐसी चीज़ जो कि लाजमी करार देगी हो? ख़ास तौर पे मैं मेंटेनेंस के वाले से बात करूंगा। जैसे कि आपको पता है 18,600 वाली जो थ्रेश होल्ड है उसको तो भी होल्ड पे रखा हुआ उन्होंने। तो क्या आपके इल्म में कोई ऐसी बात आई, आपके तजर्बे में कोई ऐसी बात आई जिसमें कि आपको लगे कि 18,600 की मेंटेनेंस को पूरा किए बगैर भी हम जो स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशंस हैं वो सक्सेसफुल हो सकती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो 18,600 का थ्रेश होल्ड था वो बहुत से लोगों पर उसका इफेक्ट हो रहा था, और जो लोग भी अपने स्पाउस को बुलाना चाहते थे उनको जो सबसे मेन प्रॉब्लम हो रही थी वो ये था कि हर एक जो भी एप्लीकेंट है उसकी जो इनकम है दोनों के मिला के कंसिडर होती थी, वो इनकम जो है वो 18,600 हर एक मीट नहीं कर सकता था। उसके अंदर जो है वो एक्सेप्शंस हैं, और जो मेन एक्सेप्शन है वो ये है कि अगर आप का पार्टनर जो यूके में रहता है, अगर वो बेनिफिट्स ले रहा है, उसमें 3 मेन बेनिफिट्स हैं डिसेबिलिटी से रिलेटेड। एक है डिसेबिलिटी अलाउंस, एक है केयरिंग अलाउंस, एक है अटेंडेंस अलाउंस। अगर ये तीनों में से कोई एक वो बेनिफिट क्लेम कर रहा है तो फिर वो एग्जम्प्टेड होगा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट से। राइट। और दूसरी जो एक्सेप्शन है वो ये है कि अगर इनसरमाउंटेबल सर्कमस्टांसिस हैं, ठीक है, तो उन बेसिस के ऊपर भी एक्सेप्शन अप्लाई होती है, तो फिर जो है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होगी। सही, थैंक यू वेरी मच साहब। साथ साथ हम कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने असालम किए हुए 2 साल हो गए हैं तकरीबन, और अभी तक कोई जवाब नहीं आया।
और मैं पूछना ये चाहता हूँ क्या मैं काम के लिए इजाज़त के लिए अप्लाई कर सकता हूँ और इसका क्या तरीकाकार होगा? ठीक है। आपके इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट हो चुके हैं और अभी तक डिसीजन उन्होंने नहीं लिया, यही कह रहे हैं आप? जी जी। ठीक है। जी बिल्कुल। ठीक है साहिब साहब, इसके ऊपर आप रोशनी डालिए ज़रा। हाँ जी, अगर आपने असाइलम कर दिया है तो असाइलम करने के बाद अगर 1 साल गुजर जाए असाइलम को और वो असाइलम आपका पेंडिंग हो, या आपने फर्दर सबमिशन, मुझे आपके टोटल केस का पता नहीं है कि स्टेज पर है, आया फर्दर सबमिशन रिफ्यूज़ हुआ या नहीं हुआ, फर्दर सबमिशंस अगर पेंडिंग हो या असाइलम को 1 साल हो जाए और उसका कंक्लूजन ना हो सका हो, तो उस पर आप जो है काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर एप्लीकेशन फिल करके आप किसी सोलिसिटर से कांटेक्ट करें या खुद डाउनलोड करके एप्लीकेशन करें, तो आपको 1 साल अगर गुजर गया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं वर्क के लिए, राइट ऑफ वर्क के लिए। उसके लिए आप ये भी ज़हन में रख लीजिए, मैं साथ साथ ऐड करता चलूँ कि अगर आपको आर्क कार्ड जो है मिल चुका है तो आप डेफिनेटली आपको उन कॉन्टैक्ट्स के वाले से पता होगा जहाँ पर आपने ये अप्लाई करना है, और CBU डिपार्टमेंट में ये अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन भी ये डाउनलोड कर सकते हैं और जैसे कि साहब ने बताया अपने सोलिसिटर के ज़रिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। 12 महीने के बाद डेफिनेटली आप एलिजिबल बनते हैं तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर कीजिए। जी नेक्स्ट कॉल देखते हैं। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या क्वेश्चन है सर आपका? मुझे थोड़ा सा मेरा सवाल तफसीलन है, थोड़ा सा लॉन्ग, आप प्लीज मुझे टाइम दीजिएगा तो कोशिश जवाब कीजिएगा जरूर ज़रा दूंगी। सवाल शार्ट कर लें, हम जवाब ज़रा तफसील से दे देंगे। चलिए ठीक है। मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा जो है वो किसी से, मतलब जैसे उसकी गर्लफ्रेंड थी, उससे उसकी लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, XYZ, ग्लासको में गया हुआ था, तो वहां पर ही उसने उसके खिलाफ कंप्लेन की, तो बेटे को मेरे पकड़ लिया, 2 साल उसको जेल हो गई, अभी वो जेल में ही है। क्योंकि मैं लीगल एड लॉयर ही कर रही थी, इसलिए कि उसकी चारों अपीलें हारती रही। अब ये हुआ कि मैं लंदन में रहती हूँ, बेटा मेरा स्कॉटलैंड में की जेल में है, तो मैंने अब प्राइवेट लॉयर हायर किया। उसकी नवंबर में उसकी जो सजा थी वो खत्म हो गई थी, नवंबर 26 को, लेकिन उन्होंने उसके डिपोर्ट के लेटर निकाल दिया था। तो मैंने लीगल एड लॉयर को मना किया, उसका लेटर हेड भी दिया, उसने कॉल भी की कि आप पीछे हट जाओ, मेरी माँ ने प्राइवेट लॉयर किया है तो वही अब केस लड़ेंगी। तो 2 दिसंबर को मेरी जो यहाँ के लंदन की लॉयर है इसने अपील डाली और बेल की भी पेपर डाले, और 3 दिसंबर को जो लीगल एड की लॉयर है, क्योंकि वो पैसे ले चुकी थी गवर्नमेंट से, इसलिए पीछे हटना नहीं चाह रही थी, उसने भी बेल पे बेल डाल दी। तो होम ऑफिस वालों ने जो लीगल एड का लॉयर है उसको तो डेट दे दी, और जो मेरी प्राइवेट लॉयर है उसको डेट नहीं दी। अब 20 जनवरी को उसको होम ऑफिस में बुलाया गया है। अब ये दोनों लॉयर आपस में लड़ रहे हैं, पर बीच में मेरा बच्चा फंस गया है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। वो जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, जो जो चीज, आज भी मैंने बहुत सारे पेपर जो है फैक्स किए हैं, सारे सपोर्टेड लेटर फैक्स किए हैं। जेल में जो आते हैं, ये पॉप जो आते हैं, वो पर्सनली बहुत अच्छे, समीर से दोस्ती है उनकी, उनका लेटर लिखवाया, वो फैक्स किया, उसके फ्रेंड्स का, बहनों का, मेरा, मैं सिंगल मदर हूँ, मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं जवाब आया। क्या 20 जनवरी वाली जो होम ऑफिस की डेट है उसके साथ ही हमें जाना पड़ेगा? और अगर हम नहीं जाते तो होम ऑफिस वाले क्या एक्शन लेते हैं इसके खिलाफ? मैं बहुत सब परेशान हूँ, प्लीज आप थोड़ा सा तफसील से जवाब दें। मैं फोन जब बंद कर दूँ तो आप टीवी पे सुन लूंगी। जी ठीक है। इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो फैक्चुअल से ज़्यादा कुछ थोड़ा सा प्रोसीजरल है, हम कोशिश करेंगे इसको सम अप करने के लिए। साहब सिचुएशन ये आई है, जैसे कि आपने नोटिस किया इसको, कि दोनों लॉयर्स जो हैं बैक वक्त एक्ट कर रहे हैं, जो कि टेक्निकली रॉन्ग है। चूँकि आप जो हैं वो क्लाइंट हैं, आप अपेलेंट हैं, आपके पास राइट मौजूद है कि आप जब चाहें अपना जो लॉयर है वो चेंज कर सकते हैं, और ये जो चेंज है, चेंज ऑफ लॉयर का जो नोटिस है वो मुतल्लिका कोर्ट को दिया जा सकता है, और वो उसी वक्त से वो काबिल अमल होता है जिस वक्त आप ये नोटिस देते हैं। लेकिन इसके अंदर मैं चाहूँगा कि साहिब इसमें मज़ीद जो है वो प्रैक्टिकल हवाले से कुछ इसमें अपनी रोशनी डालें। जी जी बिल्कुल, आपकी बात बजा है। इसमें यह है कि एक वक्त में 2 लॉयर्स एक ही आपके किसी मैटर को डील नहीं कर सकते। आपके पास चॉइस होती है कि उन दोनों में से एक को आप चूज़ कर सकती हैं। आप नोटिस दे सकती हैं दूसरे लॉयर को कि मैं आपको एनी मोर इंस्ट्रक्ट नहीं करती और अपनी इंस्ट्रक्शन वापस लेती हूँ आपसे। तो जिसको आप आगे परसू करने के लिए अपना केस चाहती हैं कि वो आपको रिप्रेजेंट करे, आप सिर्फ उसके साथ रहें, और दूसरे को जो है वो आप बता दें कि आप नो फर्दर एक्शन आपके बिहाफ पे ले, तो उसके बेस पे वो एक ही होगा आपका फर्दर। इसमें इनका साहब मेन क्वेश्चन था कि 26 को इनकी एक जो लीगल एड वाले जो लॉयर ने जो एप्लीकेशन फ़ाइल की है उसकी हेयरिंग आ रही है, तो उस सिलसिले में इनको क्या करना चाहिए।
मेरे ख्याल में तो उनको कोर्ट को इन्फॉर्म करके उसको विड्रॉ कर लेना चाहिए, ताकि जो है ये जो अपनी एप्लीकेशन है अपने प्राइवेट लॉयर के ज़रिए उसको प्रॉपर तरीके से फाइल करें, या उस एप्लीकेशन के अंदर भी ये अपना लॉयर स्विच करके उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जी बिल्कुल, जो हेयरिंग आ रही है उसका ताल्लुक आपके सोलिसिटर से नहीं, आपके मैटर से है। हेयरिंग आपके केस से मुतल्लिक है। अगर आप उसी केस को परसू करना चाहती हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सोलिसिटर, जिस सोलिसिटर को आप चाहती हैं, अगर प्राइवेट को चाहती हैं तो प्राइवेट को उसी केस के अंदर आप फर्दर इंस्ट्रक्ट कर सकती हैं कि वो आपको रिप्रेजेंट करे। तो जो दूसरे लॉयर हैं जिन्होंने आपको मैंने पहले अर्ज कर दिया कि आप उनसे अपनी इंस्ट्रक्शन विदड्रॉ कर सकती हैं एनी टाइम, सिर्फ आप राइटिंग में उनको नोटिस दे दें तो वो आगे आपके बिहाफ पे कोई एक्शन नहीं लेंगे। जी साहिब भाई, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि ये जो हेयरिंग है ये एक्चुअली आपका जो आपके मैटर से मुतल्लिका है, वकील से मुतल्लिका नहीं है। तो हेयरिंग एक्चुअली आपके जो सन हैं उन्हीं के वाले से है, तो आप उसको इग्नोर मत करें। उसमें अगर आप उसको विड्रॉ नहीं करना चाहते, उसी में पेश होना चाहते हैं, तो अपने प्राइवेट लॉयर को लेकर जाना चाहते हैं तो उनको बीच में इंस्ट्रक्शंस दीजिए, तो या ख़ुद उसमें कोर्ट में जाइए और इस मामले को आगे लेके जाइए। इसको इग्नोर नहीं आप कर सकते ये, क्योंकि वो एक डिसीजन उनके अगेंस्ट आ गया तो बहरहाल वो डिसीजन आपके मैटर में ही होगा, वकील चाहे उसमें कोई भी हो। तो उम्मीद है कि आप इसको ज़रा सीरियसली लेंगे और इसको दोबारा अपने वकील से मशवरा करके इसके ऊपर अमल दरामद करेंगी। विश यू गुड लक फॉर द हेयरिंग। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं 2 साल पहले अपनी वाइफ के साथ डिपेंडेंट वीज़े पे आया था। तो मेरी वाइफ स्टूडेंट थी, मैं डिपेंडेंट था। अब 6 माह रह गए मेरा वीज़ा ख़त्म होने को। तो जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ तकरीबन 1.5 साल से मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, और मैंने उनको बोला था मेरा वीज़ा ख़त्म होने वाला है। तो उन्होंने कहा भी हम आपको स्पॉन्सर करते हैं, अपने लॉयर से बात कर लें। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था, मैं इधर रहते हुए पाकिस्तान जाए बगैर वीज़ा, जो डिपेंडेंट वीज़ा, इसको वर्क वीज़े पे चेंज कर सकता हूँ? और दूसरा, इसके लिए कुछ सैलरी का भी प्रॉब्लम बनेगा, या मेरी वाइफ कॉलेज जाती है या नहीं जाती इसका कोई प्रॉब्लम बनेगा? प्लीज़ ये 2 क्वेश्चन। थैंक यू। आपके क्वेश्चन का जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है वो तो ये है कि आप बीइंग ए टीयर 4 डिपेंडेंट, आप यहाँ पे रहते हुए टीयर 2 कैटेगरी के अंदर, जो कि वर्क परमिट की कैटेगरी बनती है, उसके अंदर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ये तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। इसके अंदर बेशुमार रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको किस तरीके से उन रिक्वायरमेंट्स को मीट अप करना है। क्योंकि ये रिक्वायरमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टिव कैटेगरी में आती है, तो इस वजह से आपका जो एम्प्लॉयर है उसको ये देखना होगा कि आपको जो सर्टिफिकेट इशू करेगा, COS जिसको बोलते हैं, कोर्स बोलते हैं, वो इशू करेगा, वो रिस्ट्रिक्टिव कैटेगरी के अंदर ही होना चाहिए। मेंटेनेंस के वाले से आपको देखना पड़ेगा कि अगर वो A रेटेड है तो क्या मेंटेनेंस के अंदर इंक्लूड करेगा। थर्डली आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, क्या आपको रेजिडेंट लेबर मार्केट टेस्ट से गो थ्रू होना है कि नहीं होना। इसके अलावा आपको और 1-2 टेस्ट में आ जाएंगे, लैंग्वेज के वाले से थोड़ी सी इशू आ जाएगा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। ये सारे इश्यूज ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको पहले बता दिया कि आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको चाहिए ये कि अपने सोलिसिटर से मशवरा करके प्रॉपर तरीके से इसको केस को फाइल करें। सर भाई, आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, बहुत डिटेल से इमरान भाई ने बता दिया है। इसमें यह है कि आपकी जो इनकम के मतलब जो सवाल था उसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ। 20,300 जो है इस वक्त मिनिमम अगर आपका स्पॉन्सर ऑफर करता है, एक इम्पोर्टेंट बात। दूसरी ये है कि जॉब का जो लेवल है वो NQF लेवल 6 या उससे अबव होना चाहिए। और तीसरी ये है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन पाकिस्तान की होगी, मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि आप डिपेंडेंट वीज़े पे आए हैं, तो वो आपको NARIC से टेस्ट करवानी पड़ेगी कि ग्रेजुएट, वो जो भी रिक्वायरमेंट आपके एम्प्लॉयर की है उसको मीट करने के लिए। ये सारी चीज़ें जो है ये शायद आपके लिए समझना इतना ईजी नहीं होगा, तो इसके लिए आपको डेफिनेटली प्रॉपर लीगल एडवाइस की ज़रूरत है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने सोलिसिटर से रब्ता कीजिए। हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, हम भी आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने अपने बेटे के बारे में क्वेश्चन करना था। जी। वो मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ, मेरा बेटा 3 years old इधर है। वो जो पैदा वो पाकिस्तान में हुआ था। मैं उसकी रजिस्ट्रेशन करा सकता हूँ इधर? ठीक है जी, जब वो सिंपल पैदा आंसर हुआ आप बिल्कुल था करवा तो सकते मैं हैं। उस वक्त ब्रिटिश नहीं था। आप ब्रिटिश सिटीजन, अच्छा आप उस वक्त ब्रिटिश नहीं थे जब वो पैदा हुआ? हाँ जी। लेकिन आपके पास इंडेफिनिट स्टेटस था? नहीं। ऐसा इंडेफिनिट भी स्टेटस भी नहीं था।
अच्छा, इस सिचुएशन में थोड़ी सी कुछ समटाइम की बात आ जाती है। अगर वो बच्चा जो है वो आपके इंडेफिनेट स्टेटस से पहले पैदा हुआ और वो यूके से भी बाहर पैदा हुआ, तो इसमें डायरेक्टली अप्लाई करने में कुछ कबात आ सकती है। सर भाई आप इसमें क्या ऐड करेंगे? जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपका बच्चा यहाँ पर पैदा हुआ यूके के अंदर और इस वक्त आप जो है आपके पास इंडेफिनेट है और या ब्रिटिश नेशनैलिटी है, तो आप उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जी, कंप्लीट है। हाँ जी, ठीक। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो 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 जी। हेलो हेलो जी, हाँ, हमने एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। जी जी बिल्कुल पूछिए। हाँ जी, हमारे एक कजिन है, वो 101 में आई सी जहाँ पर 200 ਮਹੀਨੇ 3 ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਗਲਤ ਲਿਖਾਤੀ। ਫਿਰ 12 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ने नवंबर ਚ अपना केस डाला था ह्यूमन राइट के लिए। तो लास्ट ईयर 13 में अगस्त में वो फिर चेक हो गए। जब वो चेक हुए तो उन्होंने फिर उन्होंने जेड़ा ओल्ड केस सीगा गलत नाम पर वो फिर निकल आया। वो साइना के लिए जाते हैं। तो अभी उन्होंने 4 दिसंबर को अपना दोनों नाम एक करने के लिए एप्लीकेशन डाली थी, भेजे सी पेपर। भेजने के बाद अभी तक जब इस बार वो साइना के लिए वो गए तो कहते आपका कोई केस चलता ही नहींगा। ऐसे कैसे हो सकता? अच्छा, आपका कोई वकील है या आप खुद ही कर रहे हैं ये केस? नहीं, वकील ने किया था। अच्छा, अगर आपका वकील केसेस कर रहे हैं, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी है, तो आप उनसे ये इस बारे में इंक्वायर करें कि आपका क्या केस पेंडिंग है होम ऑफिस के पास इस वक्त। पॉसिबल है कि एप्लीकेशन आपकी खारिज हो चुकी हो और उन्होंने आगे फर्दर जो इसमें सबमिशंस या रिकन्सिडरेशन वगैरह फाइल की हो। ये भी पॉसिबल है कि वो मैटर अपील की स्टेज के ऊपर हो या उससे भी आगे गुजर चुका हो। तो जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका केस किस स्टेज के ऊपर है, आपको प्रॉपर एडवाइस मिलना फर्दर मुश्किल होगी। कि उन्होंने दे फिंगर हो गए सी लास्ट कदों लास्ट मार्च में, जुलाई में लेटर आई सी, कुछ उन्होंने और सबूत मांगे थे। ठीक है। उसके बाद वकील ने मेरे सामने सारे पेपर रेडी करके कईयां दे पासपोर्ट दी कॉपियां वगैरह ला के ओदी हेल्थ नहीं ठीक सारा कुछ पा के सामने मेरे सकता हूं कि आपने जुलाई में वो सारे पेपर्स भेज दिए, लेकिन जुलाई के बाद अभी इस वक्त फिर 7-8 महीने गुजर चुके हैं। तो बहुत मुमकिन है कि उसके बाद कोई उनका कोई डिसीजन आ चुका हो। अगर डिसीजन नहीं आया तो एटलीस्ट आपको इंक्वायर करना चाहिए कि क्या मैटर स्टिल पेंडिंग है या वो ख़त्म हो चुका है। तो पहले आप इंक्वायरी कर लीजिए, क्योंकि अगर वो जो जहाँ पे रिपोर्टिंग सेंटर है, अगर वो ये कह रहे हैं आपका कोई मैटर पेंडिंग नहीं है, तो उसकी कुछ रीज़न होगी। तो ये वो रीज़न यही हो सकती है कि आपका मैटर डिसाइड हो चुका है। तो आप काइंडली अपने सोलिसिटर से पहले ये इंक्वायरी करवाइए कि मैटर की एक्चुअल इस वक्त सिचुएशन क्या है, पोजीशन क्या है उसकी। उसके बाद ही फिर आप कुछ डिसाइड कर सकते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन क्या है इसका। जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल ये है ना कि मैंने ना FLRO की एप्लीकेशन की थी जो होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ कर दिया है, तो मुझे उन्होंने अपील का राइट दिया है। तो नवंबर में मैंने अपील उनको लास्ट एंड ऑफ नवंबर में भेजी है हियरिंग के लिए, यानी कि अपील दायर की है। तो मुझे ये क्वेश्चन ये था कि कब तक फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल से मुझे वो हियरिंग डेट मिल सकती है? आपकी फ़ीस कट चुकी है? जी, फीस मेरी कट गई है। ठीक तो मुझे है। ये कहना था कब तक की हियरिंग डेट मिल सकती है? जी, ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है इसमें एग्जैक्टली हतमी तौर पे तो कोई मैं डेट नहीं बता सकता, लेकिन नॉर्मली तौर पे आपकी अपील फाइल होने के बाद एक महीने के अंदर आपको या 1.5 महीने के अंदर आपको हेयरिंग का लेटर आ जाता है, और वो हेयरिंग आगे मज़ीद जो है 2 से 3 माह के अंदर मुतवक्को हो सकती है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो है मार्च अप्रैल के अंदर आपकी हेयरिंग आ सकती है। वैसे आजकल उनके ऊपर काफ़ी बर्डन है कोर्ट के ऊपर, तो वो उससे ज़्यादा भी आगे जा सकती है, लेकिन बहरहाल आप मार्च अप्रैल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी हेयरिंग की डेट आ सकती है। आप उस वाले से अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैं आसिम बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। मैं एक क्वेश्चन था। जी आसिम। सर, मैं 2011 में स्टूडेंट आया था यहाँ पे। तो अभी इस ईयर मेरा जो है ना वो अप्रैल में वीज़ा ख़त्म हो रहा है। ठीक है। तो लास्ट ईयर अगस्त में मेरा कॉलेज बंद हो गया था, तो मैंने होम ऑफिस से कोई रब्ता नहीं किया, कोई लेटर वगैरह उन्होंने नहीं लिखा। तो अभी मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाह रहा था,
मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा था कि मेरे कितने चांसेस हैं और शादी करने क्या के? मेरा वीजा लग सकता है कि नहीं। शादी करने के चांसेस पूछ रहे हैं? नहीं, शादी कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये कि वीजा लगने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। साहिब साहब कितने चांसेस हैं इनके, परसेंटेज बताइए। परसेंटेज तो आप क्लियरली नहीं बता सकते, डिपेंड करता है आपके टोटल सर्कमस्टांसिस पर। जो आपने बता दिया है, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी तक क्लियर नहीं मुझे। एक तो ये है कि जब आपका कॉलेज रिवोक हो गया या आप कॉलेज जाना बंद हो गए, इनका वीज़ा रिवोक हो गया था। जी जी, वीज़ा आपका रिवोक हो गया, उसके बाद आप ओवरस्टे हो गए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि शादी, आप तो कह रहे हैं शादी रजिस्टर करने जा रहे हैं, लेकिन शादी रजिस्ट्रेशन के अंदर भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे तो आपका राइट, एब्सोल्यूट राइट है, एवरी पर्सन हु इज़ लिविंग इन द यूके हैज़ गॉट राइट टू मैरी अंडर आर्टिकल 12, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन फॉर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि जो फॉलो करना होता है डोमेस्टिक कंट्री का लॉ, प्रोसीजरल लॉ, वो तो फॉलो इनको करना पड़ेगा। उसके अंदर रिक्वायरमेंट है इनके पासपोर्ट की, वो दिखा के शादी रजिस्ट्रेशन अगर वो करवाते हैं तो फिर अब डिपेंड करता है उनका पार्टनर कौन है। पार्टनर ब्रिटिश है या यूरोपियन है। अगर ब्रिटिश है तो ब्रिटिश की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, जिसमें 18,600 जो इस वक्त एप्लीकेबल है अनटिल के उसका फाइनल कंक्लूजन जो है वो कोर्ट ऑफ अपील से नहीं आ जाता। वो अगर आप दोनों मिलाकर, अगर आप काम करना आपको लॉ है, तो वो भी आपकी इनकम भी शामिल हो जाएगी, आपके पार्टनर की भी शामिल हो जाएगी। 18,600 अगर वो मीट कर रहे हैं तो तब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर जो मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि उसमें क्लैरिटी इस वजह से नहीं है क्योंकि आप ओवर स्टे हो चुके हैं। तो ओवर स्टे होने के बाद आपको अंडर इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं अगर ब्रिटिश आपका पार्टनर है, क्योंकि आपको एंटी क्लियरेंस पाकिस्तान से जाके लगवानी पड़ेगी। ये भी पॉसिबल है क्योंकि ये डायरेक्ट रूल्स के अंदर नहीं आते। तो जो नई एप्लीकेशन 1 दिसंबर से शुरू हुई हैं FLRFP में 10 इयर्स का जो पार्टनर रूट है आउट ऑफ इमिग्रेशन रूल्स, उसको भी ये अटैम्प्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ये कर सकते हैं अगर उनके साथ रह रहे हैं, एक ये वजह होती है। और अगर आपका चूँकि अभी तो इनकी शादी नहीं हुई, बच्चा हो तो फिर भी उससे इमिग्रेशन जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट उससे एग्जेम्प्टेड हो जाते हैं, पॉजिटिव उसका इफेक्ट होगा। दैट्स राइट। जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो ये है कि 2003 में मैं इधर आया था स्टूडेंट वीज़े पे, उसके बाद मैं ओवर स्टे हूँ अभी, तो यानी 11 साल मुझे हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 11 साल होने वाले हैं। तो उसमें पूछना ये था कि एक तो यह है कि अगर मैं आर्टिकल 8 की एप्लीकेशन जो कि मैंने ऑलरेडी, बेसिकली मैं पिछले दिनों यहाँ पे कहीं चेक हुआ था तो मुझे वो डिटेंशन सेंटर में ले गए थे, फिर उन्होंने मुझे रिलीज़ कर दिया था। और वो मैंने आर्टिकल 8 क्लेम किया था वहाँ पे, तो उन्होंने मेरा वो केस फ्लो वर्क टीम जो है जो उनको भेज दिया था केस, और कहा कि ठीक है आप सिग्नेचर पे आ जाया करें इधर। तो उसमें यह है कि अभी मैं जहाँ पे रह रहा था, मैं वहीं पे ही मेरे वो कज़न है, वो यूरोपियन है, भाई को मुझसे बड़े हैं, और मैं उन्हीं के साथ ही रह रहा था। तो बेसिकली मैं उन पर डिपेंडेंट हूँ, यानी कि उन्हीं से ही जो पिछले तकरीबन 1.5 साल से हम सेम एड्रेस पे ही रह रहे हैं। ठीक है। तो आई मीन ये क्या है कि एक्सटेंडेड जो है वो जो पार्टनर आपका वो जो होता है, मैं फैमिली मेंबर के तौर पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास लीव टू रिमेन नहीं है, मैं वो स्टेयर हूँ। और अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो उसमें एक दोस्त ने किया था पिछले दिनों, मैंने सुना है कि उसको 6 मंथ की वर्क परमिट, वो वर्क के अलाउ भी दी है, जो उसका एक्नॉलेजमेंट लेटर आया था। तो इसमें कितनी सच्चाई है और आर्टिकल 8 में कहाँ तक है, क्योंकि मेरी 20 साल से अभी 30 साल है, यानी कि जो मैंने एडल्ट एज है, मैंने उसमें क्लेम किया था कि मेरे एडल्ट एज यहाँ पे गुजारी है। तो मेरे बैक होम में वैसे भी कोई नहीं है, मैंने उनको बताया, तो मोस्टली रिलेटिव्स यहीं पे ही हैं। तो दोनों में से कौन सा बेहतर रहेगा अगर मैं दोनों में से, और क्या मैं सेकंड ऑप्शन जो है वो क्लेम कर सकता हूँ उनसे, जबकि मेरा वो एक ठीक है, जो टीम। ठीक है। आई गॉट ऑल पार्ट्स ऑफ योर क्वेश्चंस। मैं आपका कोशिश करता हूँ कि ब्रीफली इसका जवाब देने की। सर साहब आप भी प्लीज़ मुझे साथ मामला कीजिएगा। अच्छा, इसमें जहाँ तक बात है आपकी आर्टिकल 8 राइट के वाले से, आर्टिकल 8 डेफिनेटली आपने 11 साल यहाँ पे गुजारे हैं, प्राइवेट और फैमिली लाइफ आपने डेफिनेटली यहाँ पे अपनी इस्टेब्लिश की है, तो अब उसकी बेसिस पे आप क्लेम ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन अभी जो नए रूल्स आए हैं, जो चेंज आई है, उसके तहत पैराग्राफ 276 AD के तहत आर्टिकल 8 क्लेम्स को देखा जाता है। उस वाले से उसमें उन्होंने कुछ स्पेसिफाई कर दिया है, कुछ ऐसे डायसेक्शंस कर दिए हैं कि कितनी उम्र तक के लोग कितनी मुद्दत यहाँ पे गुजारेंगे तब वो आर्टिकल 8 के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो उस मुद्दत को अगर देखा जाए तो आप उसमें क्वालिफाई नहीं करते अंडर अकॉर्डिंग टू द रूल्स। हाँ, अगर आप कन्वेंशनल लॉ के तहत देखें तो आप बहरहाल उसमें क्वालिफाई करते हैं। तो ये एक केस तो आपका बनता है, लेकिन शायद इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस नहीं होगा।
जहाँ तक दूसरा केस है, आपके जो अंकल हैं जो जिनके आप डिपेंडेंट भी हैं, उनके साथ रह रहे हैं, वो यूरोपियन नेशनल हैं, आप उनके एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर यकीनन बन सकते हैं। आपकी लीव एक्सपायर होने से उस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, इला ये कि आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन उसकी देनी पड़ती है। बाकी ये है कि आप अगर उन पर डिपेंडेंट हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक इनका क्वेश्चन था कि कुछ किसी वाले से तीसरा एक और क्वेश्चन था बीच में, कुछ मिस हो गया। बेसिकली वही पूछ रहे थे इन दोनों में से कौन सी बेहतर होगी ऑप्शन। मेरे ख्याल में यूरोपियन जो है इनके लिए वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सूटेबल कैटेगरी है जी। यूरोपियन लॉ जो है वो इटसेल्फ स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू द इमिग्रेशन रूल्स इन टर्म ऑफ एप्लीकेशन, इसलिए कि आप अगर फैमिली मेम्बर हैं यूरोपियन के तो डजेंट मैटर कि आप इलीगल हैं, ओवरस्टेट हैं, आप फिर भी उसके लिए कर सकते हैं। जहाँ तक आपका क्वेश्चन था कि आपको वर्क की परमिशन मिलेगी, तो इसका मैं ब्रीफली आंसर ये दे दूँ। बीइंग एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर आपको स्ट्रेट वे काम की इजाज़त मिलना ईजी नहीं है, मुश्किल है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। हाँ, फैमिली मेम्बर हो, अगर हम मैरिज अगर आपकी रजिस्टर्ड हो, स्पाउस आपके साथ हो, चूँकि आपके ये रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, डायरेक्टली स्पाउस या पार्टनर नहीं है, तो आपको डायरेक्टली काम की इजाज़त मिलना मुश्किल है अभी। बहरहाल आप ये कि अपनी अटैम्प्ट ज़रूर कर सकते हैं। जी ख़वातीन हज़रात, माफ़ी चाहते हैं कि ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम कॉल्स का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द कॉल लें और शॉर्ट आंसर्स में इसका जवाब दें आपको। स्टे ट्यून विद अस प्लीज़। थैंक यू। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम में वापस खुश आमदीद करते हैं आपको। कॉल्स का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। जी हेलो जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे हूँ और मेरा वीज़ा इस मंथ के एंड में फिनिश हो रहा है। तो मैंने B2 का टेस्ट दिया हुआ है, लेकिन मुझे डर है कि हो सकता है कि मेरा वीज़ा ख़त्म होने के बाद उसका रिज़ल्ट आए। तो क्या मैं पहले केस अप्लाई करके तो बाद में उन्हें B2 का रिज़ल्ट सेंड कर सकता हूँ? ठीक है। अच्छा, सिचुएशन ये है कि आपको बहरहाल अपना वीज़ा जो है वो एक्सपायर होने से पहले अप्लाई करना है, एक्सटेंशन अप्लाई करनी है। वैसे 28 डेज़ का आपके पास ग्रेस पीरियड होता है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आप उससे पहले ही अपना एप्लीकेशन फ़ाइल कीजिए। अगर आपका रिज़ल्ट बाद में आता है उसका लेटर साथ लगा दीजिए। बाद में जब रिज़ल्ट आएगा तो आप वेरिएशन ऑफ लीव की एप्लीकेशन फ़ाइल करके उसके साथ भी डॉक्यूमेंट्स को एंडोर्स करवा सकते हैं उसके साथ। बाकी आपके जो लॉयर हैं आपको ज़्यादा डिटेल गाइड कर देंगे, आप कर सकते हैं इस हवाले से। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो जी, मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई है। नेक्स्ट कॉल दीजिए प्लीज़। हेलो, शायद कॉल्स का कुछ ड्रॉप हो रही हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी आवाज़ आ रही है मेरे भाई। वालेकुम सलाम जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पे ना ओवर स्टेट हूँ और मैं जो है ना यहाँ पे रेफ्यूजी स्टेटस वाली जो लड़की हैं उनसे जो है ना मैरिज करना चाहता हूँ। तो आप मुझे ये प्लीज़ एडवाइस दे सकते हैं कि उनकी स्टेटस को यहाँ पे 1.5 ईयर्स हो गए हैं, उनके यहाँ पे 5 बच्चे भी हैं, तो एज उनकी 32 समथिंग है और मेरी भी एज जो है ना वो 28-29 तक है। तो आप मुझे प्लीज़ एडवाइस करें कि मुझे क्या करना चाहिए और मेरे केस में कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होगी कि जो मुझे यहाँ पे स्टे मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ कि मैंने बिल्कुल रिसेंटली ऐसा ही केस किया है। रेफ्यूजी स्टेटस पे खातून थी और जो साहब थे वो ओवर स्टेट थे, तो उनका अप्लाई किया और उनका बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्रिशनरी लीव उनको ग्रांट हो चुकी है। तो आप भी बिल्कुल कर सकते हैं, अगर एज लॉन्ग एज दिस इज़ अ जेन्युइन मैरिज, आप जेन्युइन रिलेशनशिप में हैं, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिशनरी लीव भी मिल सकती है और लीव टू रिमेन जो है वो भी अलाउ हो सकती है। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो जी, मुझे ये एक सवाल पूछना था। 2 साल पहले मेरा लीव टू रिमेन हुआ है और अभी मुझे नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना है न्यूट्रलाइजेशन के लिए। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ, आप बात कीजिए। मेरी वाइफ और मैं, हम लोग दोनों नर्सेज हैं और तकरीबन 9 साल से, हम लोग 10 साल से यहाँ यूके में काम कर रहे हैं। हम लोगों ने अडेप्टेशन की थी जो कि अब हमारी जो नर्सिंग की डिग्री जो है वो इक्वल टू यूके के बराबर है। ठीक है, हम लोग एनएमसी से रजिस्टर्ड हैं। गॉट इट। पूछना ये था कि हमें लाइफ इन यूके तो हमने किया था, क्या अब हमें मजीद इंग्लिश लैंग्वेज करना पड़ेगा या क्या है? ठीक है जी सर, सब इंग्लिश लैंग्वेज करना पड़ेगा इनको? जी बिल्कुल, इनको B2 इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स आपको करना पड़ेगा अगर आप नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं या पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
सर मैंने ये पूछना है कि मैंने 2003 में 4 में असाइलम किया था, फिर मुझे असाइलम के बाद मुझे 5 साल का रिफ्यूजी स्टेटस मिला और उसके बाद मुझे इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिली। अब मेरा मसला ये है कि मेरी अम्मी बहुत बीमार है, इज़ इट पॉसिबल कि मैं इंडेफिनेट के बाद पाकिस्तान जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती? ये तो आपके केस के वाले से बिल्कुल एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो जाएगी। सर साहब क्या कहते हैं आप? डिपेंड करता है कि आपने जो असाइलम क्लेम किया है वो किन ग्राउंड पे किया है, एक ये, और दूसरा ये है कि इंडेफिनेट अगर आपको मिल गया है तो आप के ऊपर यानी कि नेशनलिटी भी ले ली है, नेशनलिटी भी अगर ले ली है तो आप जा सकती हैं, लेकिन स्टिल मैं यही कहूँगा कि आपको पूरा केस जब तक हम नहीं देखते उस वक्त तक हम प्रॉपर उसके ऊपर एडवाइस नहीं कर सकते। जी, कहने का मतलब ये है कि अपेरेंटली आप नहीं जा सकते, नहीं जाना चाहिए, जा सकते हैं लेकिन जाना नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर आप अपने लॉयर से या हमसे भी मशवरा करते हैं तो हम आपको थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि आप किस तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम जवाद गनी है जी। मेरी तरफ से तो पहले सबको पूरी उम्मत मुसलमान को 12 रबीउल मुबारक। आपको भी। सर मैं 20 मई 2011 को यूके में आया था, तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास मेरा वीज़ा वैलिड अंटिल 2015 था। तो स्टेट पे मैं KFC में काम करता था और मैं स्टेट पे पकड़ा गया था। तो मैंने राउंड अबाउट 5 अक्टूबर 2011 को मैं पकड़ा गया और फिर मैंने केस फाइट किया और आफ्टर वन ईयर मैंने अपना केस विन किया और उन्होंने मेरा UKB वालों ने वीज़ा मेरा रीइंस्टेट कर दिया। तो अभी couple of 15 month living with my wife belong to Latvia। तो मेरी रजिस्ट्रेशन भी हो गई है लास्ट जुलाई को 2013, 18 जुलाई 2013, और अभी मैं स्पाउस वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ और अभी मेरे पास स्टिल 1 ईयर का वैलिड वीज़ा है। तो मैंने सिर्फ ये पूछना था कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, मुझे क्या क्या चाहिए, क्योंकि रिसेंटली मेरी वाइफ ज्वाइन किया KFC में, मेरे साथ ही काम कर रही है और स्टिल 3 मंथ से हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो कितनी की पे स्लिप्स होनी चाहिए और क्या फर्दर क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? आपकी वाइफ का स्टेटस क्या है, इमिग्रेशन स्टेटस क्या है उनका? मेरा स्टेटस स्टूडेंट है। मेरी वाइफ बिलोंग टू यूरोपियन लाटविया की है वो। ठीक है, ठीक है। इसमें सभी क्विकली उनको ब्रीफ सी बता दीजिए। बिल्कुल, शादी आपकी रजिस्टर हो गई है, आपकी मिसेस जो है वो काम कर रही हैं, इसका मतलब है कि वो TT राइट एक्सरसाइज कर रही हैं, और आप ये है कि उनके साथ अगर रजिस्ट्रेशन आपने मैरिज सर्टिफिकेट और आपने प्रूफ देना है कि आपकी मिसेस जो है वो काम कर रही हैं यूके के अंदर, तो आप स्टेट पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। जी, जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स की बात है तो उसमें पे स्लिप्स आ जाएंगी, बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी, एम्प्लॉयर का लेटर आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, बाकी दीगर डॉक्यूमेंट्स में आपके जो इकट्ठे रहने के सबूत हैं, 6 कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेसेस मतलब लेटर्स हैं, जो टेनेंसी एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, फ़ोटोग्राफ्स हैं और कम्युनिकेशंस की चीज़ें, NHS वोटर लिस्ट वगैरह, लटरम बटरम काफ़ी इसमें चीज़ें होती हैं। लेकिन मेन रिक्वायरमेंट जो है, जैसे साजिद ने बताया कि वो आपकी जॉब के वाले से ही आपकी तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं 2011 में यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे आई थी, तो अब 6 मंथ रह गया, मेरा वीज़ा जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो मैं तकरीबन 1.5 ईयर जो है ना वो मैं कॉलेज जाती रही, लेकिन ये है कि मेरी कोई डिग्री नहीं हो सकी थी कंप्लीट, मेरे बेबी हो गया। तो ये लास्ट 3 मंथ बिफोर ना उन्होंने मुझे कॉल की कि आप कॉलेज आए, तो मैं बस बेबी की वजह से जा नहीं सकी। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये है कि क्या मैं, अब मुझे शो नहीं है कि उन्होंने मेरी रिपोर्ट कर दी है या नहीं, तो क्या मैं किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सकती हूँ? और क्योंकि मेरे पास कोई इंग्लिश डिप्लोमा या कोई कोर्स वगैरह भी नहीं है मेरी किसी। ठीक है, आपके मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया, मैं आपको ब्रीफ आंसर देता हूँ। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि रिपोर्ट किया होगा कि नहीं किया होगा, ज़्यादा चांसेस है कि उन्होंने रिपोर्ट कर दिया होगा, क्योंकि 10 कंसेक्यूटिव क्लासेस अगर आप मिस करती हैं, कॉन्टैक्ट्स अगर आप मिस करती हैं कॉलेज के साथ, कॉलेज आर बाउंड टू रिपोर्ट टू यूके बॉर्डर एजेंसी, उनको ये बाउंड है, वो कर देना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं किया तो यकीनन आपकी खुशकिस्मती है, आप कॉलेज से दोबारा भी रब्ता कर सकते हैं। आपके पास जेन्युइन रीज़न थी क्लासेज मिस करने के लिए, और वो थी आपकी मैटरनिटी लीव। तो आप उसके ऊपर डेफिनेटली कॉलेज को जो है अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ बता सकती थी और लीव ले सकती हैं, और उसमें वो लीव ऑथोराइज भी कॉलेज कर सकता है।
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कॉलेज से अभी भी रब्ता कीजिए, अगर कॉलेज ने आपको रिपोर्ट नहीं किया तो वो आपकी जो लीव को एक्सेप्ट करते हुए आपकी लीव को ऑथोराइज कर देगा और आपको नेक्स्ट कोर्स में एडमिशन दे सकता है। अगर आप सेम कॉलेज में नहीं जाना चाहते तो नेक्स्ट कॉलेज में भी अगर आप कैश लेते हैं तो आपको बहरहाल कुछ ना कुछ प्रोग्रेशन शो करनी होगी। अगर आप प्रोग्रेशन शो नहीं कर पाएंगे तो आपको फिर फर्दर कैश मिलना भी मुश्किल है। अगर कैश मिल भी जाए आगे आपका जो वीज़ा लगना है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप अपने कॉलेज में रब्ता करें, मेडिकल एविडेंस लेके जाएं और उनको कन्विंस करें कि वो आपकी लीव को ऑथोराइज करें। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ऑन बेसिस ऑफ 10 इयर्स। मैं इस कंट्री में आया था मार्च 2004 में और मेरा लास्ट अब जो वीज़ा एक्सपायर हो रहा है इज एक्सपायरिंग ऑन 27 फरवरी, लाइक शॉर्टफॉल ऑफ 31 डेज। तो हम लोग जैसे 28 डेज पहले अप्लाई कर सकते हैं तो फिर भी 3 डेज का गैप आ रहा है, मतलब शॉर्टफॉल आ रहा है। तो और मेरे साथ डिपेंडेंट भी है, तो मेरे लिए क्या मशवरा होगा कि मैं पहले कोई और FLRO की एप्लीकेशन डालूं या डायरेक्टली इंडेफिनिट के लिए मैं अप्लाई करूं? मैं अगेन जिससे मैंने पहले कहा मैं फिर कहूँगा, बिल्कुल रिसेंटली मैंने ऐसे केसेस किए हैं 2-2.5 माह की लीव अभी 2-2.5 माह पहले वक्त से पहले फ़ाइल किया, उसमें प्रॉपर प्रेजेंटेशन की, उनको कन्विंस किया कि भी ऐसे सर्कमस्टांसिस में हमें फ्रेश एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं कर सकते, आप हमें अपनी डिस्क्रिप्शन यूज़ करते हुए इंडेफिनिट ग्रांट कीजिए। आपके केस में तो सिर्फ 3 दिन का एक्स्ट्रा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो आपको इंडेफिनिट लीव ग्रांट हो जाएगी। इसमें कोई भी मुज़ायका नहीं है, आपको डेफिनेटली ग्रांट होनी चाहिए। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब मैं पूछा सी मेरे हस्बैंड का केस रिफ्यूज हो गया तो उसने अपील दिए 5 दिन लिए, अपील पाने वास्ते ना 5 दिन दिए जी, तो उसका कितना टाइम लगता वे, कितना टाइम लगेगा, दोबारा हियरिंग होगी या क्या होगा? अच्छा ये जो 5 दिन की बात कर रही हैं ये मोस्ट प्रॉब्ली ये अपर ट्रिब्यूनल के वाले से बात कर रही हैं। अपर ट्रिब्यूनल में राइट ऑफ अपील इनको मिला है। ये पूछ सकते हैं आप, ये डिटेंशन में तो नहीं है आपके हस्बैंड जो है? एक्सक्यूज मी, अच्छा मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई है। अगर तो डिटेंशन में है तो फिर भी 5 दिन का टाइम मिला होगा तो डेफिनेटली 5 डेज़ के अंदर ही फाइल करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो डिटेंशन में नहीं है तो ये जो अगर 5 दिन का टाइम मिला है तो ये मोस्ट प्रॉब्ली ये अपर ट्रिब्यूनल लेवल की परमिशन टू अपील की एप्लीकेशन होगी। तो इस एप्लीकेशन की सूरत में आपको तो खैर जाना नहीं पड़ता, उसमें आपके लॉयर ही जाते हैं, काउंसिल जाते हैं या सोलिसिटर जाते हैं। तो उसमें डिपेंड करता है कि केस की नौयत क्या है। फास्ट ट्रैक पर तो नहीं है, जैसा कि लगता है मुझे कि फास्ट ट्रैक पर ये नहीं होगा, तो इसमें 2 से 3 माह का ओवरऑल जो है टाइम पीरियड लग सकता है इसको कंक्लूड होने में। तो बेहतर रहनुमाई आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा के अपने सोलिसिटर से लीजिए, क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक जनरल एडवाइस दे सकता हूँ इस हवाले से। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं लंदन से बात कर रही हूँ, मेरे पास रिफ्यूजी स्टेटस है जो रिसेंटली 2 इयर्स हुए हैं। तो 2 बच्चे मेरे अदर पर्सन से हैं, फर्स्ट हस्बैंड से। तो अभी मैं दोबारा शादी करना चाह रही हूँ तो उनके पास कोई स्टेटस नहीं है, तो क्या रिक्वायरमेंट होगी उसकी उनकी? जी सर, रिफ्यूजी स्टेटस पे हैं, दोबारा शादी कर रहे हैं। हाँ जी, अगर रिफ्यूजी स्टेटस पे हैं आप तो आप अपने जो भी आपका पार्टनर है उसको उसके लिए वो एप्लीकेशन कर सकता है ऑन द बिहाफ के इस बेस के ऊपर कि उसका रिलेशनशिप आप रिफ्यूजी स्टेटस वाले शख्स पर है। रिक्वायरमेंट्स यही हैं, एक तो आपकी मैरिज रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। उसके अलावा ये है कि अगर आप उनको स्पॉन्सर कर रही हैं तो वो आपके डिपेंडेंट बनते हैं, तो आपको वो रिक्वायरमेंट्स मीट करनी पड़ेंगी जो अपेंडिक्स एफ में बेसिकली आपकी इनकम के हवाले से हैं। उनकी जो इनकम है वो तो इंक्लूड नहीं होगी टुवर्ड्स कैलकुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि वो ओवरस्टेड हैं। आपकी अपनी जो इनकम है वो मिला के 18,600 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द करंट रूल्स। तो ये सारी सिचुएशन है। आपको 6 मंथ की पे स्लिप्स अगर आप एम्प्लॉयड हैं, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, एम्प्लॉयर से लेटर और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे एप्लीकेशन करने के लिए। ये इमिग्रेशन रूल्स की वजह से आपको ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होगी। अगर आप इन रूल्स को फॉलो ना कर पाएँ किसी वजह से, अगर आपको एग्जाम्पशंस लेती हैं या कोई और सिचुएशन ऐसी हैं, तो आउट ऑफ इमिग्रेशन रूल्स भी आप एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकती हैं। उसका डिफरेंट प्रोसीजर है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप बेहतर है कि डिटेल में अपने सोलिसिटर के साथ इससे रहनुमाई हासिल करें। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्वेश्चन ये है कि मेरा कज़न को उसका वीज़ा फिनिश होना था 14 अप्रैल, तो उसने एप्लीकेशन अपनी डाल दी थी, सारा कुछ फॉर्म शम सारा कुछ 11 अप्रैल को।
लेकिन उससे पता नहीं था, क्योंकि उसने डाउनलोड किया था वो फॉर्म 3 अप्रैल को, उसको पता नहीं था कि 6 अप्रैल को वो चेंज हो गया है। तो उन्होंने यूकेबीए ने उसको 18 को वापस भेज दिया वीज़ा के अपना फॉर्म चेंज करके भेजो। तो उसने फॉर्म अपना भेज दिया वापस, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया आफ्टर 2 मंथ, और ये मेंशन नहीं किया कि आपने पहले वीज़ा अप्लाई किया था 11 अप्रैल को। उसने यही मेंशन किया है कि तुमने 18 अप्रैल को वीज़ा अप्लाई किया है, तो इसीलिए रिफ्यूज़ल आ गया, क्योंकि 4 दिन तुम लेट हो। तो फिर जुडिशियल रिव्यू के लिए अप्लाई कर दिया था, तो अभी वो टाइम ले रहे हैं, तकरीबन 3-4 दफ़ा उन्होंने, ट्रेजरी सोलिसिटर जो होते हैं उन्होंने 3-4 दफ़ा टाइम लिया है, तो रिप्लाई नहीं कर रहे। और एक और इसका कि कॉलेज भी अभी तकरीबन 2 वीक हुए हैं, अभी वो टाइम ले रहे हैं, तो कॉलेज भी सस्पेंड हो गया अभी इसका लाइसेंस। तो पहले ये कि अभी क्या करेंगे वो, और दूसरा ये कि इस दरमियान वो शादी कर सकता है कि नहीं कर सकता रजिस्टर। ठीक है, शादी करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी तो वो कर सकते हैं, चूँकि उनका जुडिशियल रिव्यू भी पेंडिंग है, तो मोस्ट पब्लिश है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी अगर उनके पास बाकी अपने आईडी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। तो जैसे कि साजिद ने पहले बताया कि आर्टिकल 12 के तहत इनके पास राइट है कि वो शादी कर सकते हैं। जहाँ तक क्वेश्चन ये है कि जुडिशियल रिव्यू में वो जवाब नहीं दे रहे, 3-4 दफ़ा हो चुकी है और वो अभी तक बार बार टाइम लेते हैं। नॉर्मली वो एवरी टाइम वो 21 डेज़ की एक्सटेंशन मांगते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विस फाइल करने के लिए। उसकी कुछ रीजंस होती हैं, उनको पीछे बैक होम ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस नहीं आती, उसकी वजह से वो एक्सटेंशन मांगते हैं। आप कोर्ट के में ये बात ला सकते हैं और उसको नुमाया कर सकते हैं कि 3-4 बार में इन्होंने जवाब नहीं दिया, तो अब इनका जो है वो स्ट्रक किया जाए, जो राइट टू रिस्पॉन्स है उसको स्ट्रक आउट किया जाए और आपके केस के अंदर डिसाइड किया जाए इसको। आप अपने वकील के ज़रिए कोर्ट के इल्म में ये बात ला सकते हैं और कोर्ट से डायरेक्शन भी सीख कर सकते हैं। जहाँ तक ये क्वेश्चन है कि इस सारे सिचुएशन में आपके साथ क्या हुआ, मेरे ख्याल में तो ये इसकी प्रेजेंटेशन आपने पहले ठीक नहीं की। अगर आपने पहले प्रेजेंटेशन ठीक की होती और पहली एप्लीकेशन, जब आपने सेकंड एप्लीकेशन दी है उस वक्त भी आप ये साथ मेंशन करते कि पहली एप्लीकेशन कब फाइल की थी और उसका एविडेंस साथ दे देते तो शायद ये नौबत नहीं आती। बहरहाल जुडिशियल रिव्यू में आप हैं तो इंशाअल्लाह ताला जो भी इनजस्टिस आपके साथ हुआ है उसकी ज़्यादती का तमाम मसाला आपको हो जाएगा, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप प्रॉपर लीगल जो है वो एडवाइस लेके इस मामले को आगे चलाइए। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैंने अपनी वालदा के बारे में पूछना था। मैं यहाँ पे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन पे हूँ, मुझे टीयर 1 के थ्रू मिला है। तो मेरी वालदा ने मुझे 2-3 दफ़ा विजिट किया है, 6 माह पे वीज़े पे आई थी, फिर 2 साल पे, और फिर इस दफ़ा हमने 5 साल का अप्लाई किया है। तो मेरे डॉक्यूमेंट्स वो ही थे, बल्कि मुझे इंडेफिनिट मिला है टीयर 1 डिपेंडेंट से। तो वो जो है उन्होंने हमें 6 माह का वीज़ा इशू किया है और फीस हमने 5 साल की पे की थी। तो वो ये पूछना था कि इसके बारे में कुछ हो सकता था कि शायद कोई मिस्टेक हो गई है, कि वो उनके पास राइट है कि अगर फीस 5 साल की पे करे तो वो 6 माह का वीज़ा इशू करे। ठीक है। और उसके अलावा मेरा सर सेकंड क्वेश्चन था मेरी वाइफ के बारे में। वो टीयर 1 डिपेंडेंट पे आई थी 2010 में यूके में। तो अब वो इंडेफिनिट हमें मिला है लास्ट ईयर में, अप्रैल 2013 में जी। तो मैंने ये पूछ रहा था, वो जनवरी 2010 में आई थी टीयर 1 डिपेंडेंट, तो क्या वो इंडेफिनिट के लिए वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं? ठीक है सर साहब, 2 सवाल। पहला सवाल तो ये है कि उन्होंने अपनी वालदा को बुलाना था और अप्लाई किया था 5 इयर्स के लिए, लेकिन 6 माह का वीज़ा दिया। 6 माह का, हाँ जी बिल्कुल। उनके पास इख्तियार है, अगरचे आपने फीस दी हुई है, लेकिन उनके पास डिस्क्रेशन है कि वो आपको विजिट वीज़े की सिचुएशन में 6 मंथ का वीज़ा लगा के दें। उन्होंने डेफिनेटली रीजंस भी दी होंगी, साथ रीज़न भी दी होंगी। हाँ जी। तो ये तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपने ये पूछा है कि आपकी जो मिसेज हैं वो 2010 में आई थी, डिपेंडेंट आई थी टीयर 1 के ऊपर, तो क्या वो इंडेफिनिट अप्लाई कर सकती हैं? इनका इंडेफिनिट हो चुका है। इनका इंडेफिनिट अप्लाई कर सकती हैं एज लॉन्ग एज she has come before 9th of July 2012। उससे पहले आई हैं, उनके ऊपर पुराने रूल अप्लाई होंगे, और अगर उन्होंने 2 साल यहाँ पर गुजार लिए हैं और आपका इंडेफिनिट हो गया है तो फिर उसकी बेस के ऊपर वो भी इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हैं। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं। नंबर 1 क्वेश्चन ये है कि मैंने एंटरप्रेन्योर वीज़ा अप्लाई किया था लास्ट ईयर, उसमें एक छोटा सा माइनर सब्जेक्शन लगा। हमने वो अप्लाई किया अपील के लिए, अपील की हमें हियरिंग डेट मिली, लेकिन अपीलिंग से 2-3 दिन पहले उनका हमें फ़ोन भी आया और ईमेल भी आ गई कि
विड्रॉ कर केस लेना। वापस ले रहे हैं और हम आपको दोबारा 2-3 वीक में ठीक है। जवाब दे देंगे। अभी तक 3 महीने गुजरने के बाद उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया। ठीक है। और नंबर दूसरा क्वेश्चन ये है कि मुझे 4 साल हो गए यहाँ पे स्टूडेंट वीजे पे, तो क्या अगर वो खुदा ना खास्ता किसी वजह से रिफ्यूज करते हैं तो मैं नई पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर सकता हूँ, नया स्टूडेंट वीजा लगवा सकता हूँ कि नहीं? थैंक यू सर। ठीक है, इसका शॉर्ट आंसर तो ये है कि अगर उन्होंने डिसीजन विड्रॉ किया है दे आर बाउंड टू रीमेक द डिसीजन। अगर उन्होंने 4 महीने में भी जवाब नहीं दिया, आप उनको रिमाइंड करवाइए। और अगर उन्हें डेफिनेटली कोर्ट की तरफ से आपको एक लेटर आया होगा विड्रॉल के बाद के डिसीजन विड्रॉ होने की वजह से ये जो अपील जो है उसको हम रिटर्न कर रहे हैं, तो आप वो लेटर की कॉपी साथ लगा के अपने साथ एक्सप्लेनेशन साथ दीजिए, उनको भेजिए। उम्मीद है कि वो विद इन अ मंथ इसको डिसाइड कर देंगे। जहाँ तक दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप वापस स्टडी वीज़ा जो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, डेफिनेटली अगर ऑलरेडी आपने एंटरप्रेन्योर अप्लाई किया था तो मैं बिलीव करता हूँ कि आप लेवल 6 से अबव आपके पास क्वालिफिकेशन होगी, तो उसकी वजह से आपके पास सिर्फ 1 साल का अर्सा बाकी है 5 साल की जो लेवल 7 के और ग्रेजुएट लेवल की एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। तो आप ये देख लीजिए कि आप 1 साल का ऐसा कोर्स आपको अवेलेबल है। अगर वो कोर्स अवेलेबल ना हो आप पीएचडी में भी जा सकते हैं। पीएचडी के बाद आप अगर पीएचडी आपके लिए अवेलेबल हो तो आप इस 5 साल से अलावा जो है ड्यूरेशन में इसको कवर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपके पास स्टडी का स्कोप भी है और उम्मीद है आपका एंटरप्रेन्योर का वीज़ा भी जो है वो भी आपको ग्रांट होगा। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी शादी ब्रिटिश सिटीजन के साथ हुई थी 2011 अक्टूबर में, और उन्होंने हम ऑफिस वालों ने फरवरी में मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया था कि जी आप ओवरस्टे हैं तो आप एंटी क्लियरेंस बैक होम से जाके लेके आए। तो मेरे सोलिसिटर ने उनको रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया था कि ह्यूमन राइट्स में अंडर आर्टिकल 8 इसको कंसिडर कर लें। तो उसके बाद से उनको भेजते 3-4 महीने के बाद 6 महीने के बाद नोटिस भी भिजवाए, एमपीएचडी के थ्रू भी लेटर भिजवाए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मीनवाइल मैं मेरी वाइफ भी जो थी वो बीमार हो गई और मेरी वालदा थी वो ट्रीटमेंट उनका चल रहा था और वो पाकिस्तान में मेरी पूरी फैमिली रीलोकेट हो गई थी। वो भी हमने रीजंस भिजवाए हैं होम ऑफिस के कैंडिडेट ने, उन्होंने कंफर्म किया कि जी इलनेस है, जेन्युइन रीजन आपकी वाइफ भी बीमार है और आपकी मदर बीमार है, तो हम इसको ट्राई करेंगे कि हम आपको जल्दी डिसीजन दे दें, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बहरहाल लास्ट ईयर के मिड में जो है हमने उनको जेआर के लिए ले गए प्री एक्शन 2 दफ़ा प्रोटोकॉल का टाइम देकर, और उन्होंने उसके बाद 3 एक्सटेंशन और ली और उसके बाद कैपिटा का एक डिपार्टमेंट लेटर भेज दिया कि जी हम आपकी रिजेक्शन कर रहे हैं रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट, क्योंकि आपका हाई कोर्ट में ऑलरेडी केस लगा हुआ, तो जो भी रिजल्ट लेना होगा वहाँ से ही लेना। तो उसके बाद मेरे सोलिसिटर ने एक और लेटर लिखा कि जी ये फेयर नहीं है, जो कि ट्रेजरी सोलिसिटर को लिखा गया था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हम आप एक कंसेंट ऑर्डर ट्रेजरी सोलिसिटर ने भेज दिया कि जी आपको हमें 3 महीने का टाइम दें, तो 3 महीने के अंदर जो है हम वो आपको डिसीजन दे देंगे। तो अभी मैं इस सिचुएशन के हिसाब से मैं पूछना चाह रहा था कि कोई चांसेस हैं कि वीज़ा ग्रांट हो जाएगा या कोई फेवर में मेरे लग रहे हैं कि अभी भी ठीक है वो टाइम और एक्स्ट्रा ले। ठीक है, मैं आपकी सिचुएशन समझ गया। जो कंसेंट ऑर्डर की जब डिमांड आती है तो उसका ये मतलब होता है कि वो उसको पॉजिटिव एंगल से उस केस को देखा जा रहा है, और डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए कि उसके ऊपर वो कोई पॉजिटिव रिस्पांस देंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास तमाम फैक्ट्स जो हैं वो तमाम एविडेंस मौजूद है। अगर उनको देखते हुए उसके बावजूद वो कंसेंट ऑर्डर लेते हैं और वो उसको विद इन 3 मंथ्स उसको डिसाइड करने के लिए बात करते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि वो उसमें कुछ पॉजिटिव एक्शन लेंगे, लेकिन ये हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। बहरहाल आपको उनको टाइम देना है, उनको टाइम दीजिए, 3 महीने के अंदर वो डिसाइड करेंगे। अगर फिर भी वो आपको एक पॉजिटिव डिसीजन नहीं देते तो आपको अपील का राइट मिल सकता है। अपील का राइट नहीं मिलता तो आप बहरहाल फिर एक फ्रेश जुडिशरी रिव्यू एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिसीजन भी कर सकते हैं। तो टाइम देने में बहरहाल आपके लिए फ़ायदा ही है, आप बेहतर है कि उनको टाइम दें और वेट करें अपने डिसीजन का। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब, ठीक है? जी ठीक हूँ। आप मेरे छोटे छोटे 2 सवाल हैं प्लीज। एक तो यार मेरे पास 3 साल की डिस्कशन लीव है। हेलो जी जी सुन रहा हूँ। और मैं इसमें ये पूछना चाहता हूँ कि उसमें बंदा अपने मुल्क में पाकिस्तान या इंडिया वगैरह जा सकता है या नहीं। और दूसरा सवाल यह है कि अगर आप लोग एक एड्रेस से चेंज करते हैं जब दूसरे एड्रेस पे, तो वो होम ऑफिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि उसकी जरूरत नहीं है? ठीक है जी सर। डिस्कशन लीव का उन्होंने कहा उनके पास है, क्लियर नहीं किया कि रिफ्यूजी है कि नहीं है। रिफ्यूजी है कि नहीं। अगर रिफ्यूजी है आपकी डिस्कशन लीव, तो डिस्कशन लीव में तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप जा सकते हैं, लेकिन स्टिल किस बेस के ऊपर आपने केस किया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
दूसरी आपने क्वेश्चन ये पूछा कि ड्रेस चेंज करने का, मेरा नहीं ख्याल कि ड्रेस चेंज करने पे कोई रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए अनलेस स्पेसिफिकली कोई उन्होंने मेंशन किया हो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस ऑफ एवरी केस। क्योंकि अगर आपको वीज़ा ग्रांट हो चुका है, अगर आपका केस पेंडिंग होता तो आपका ड्रेस चेंज ऑफ एड्रेस का बताना था उनको। अब चूँकि आपका वीज़ा ग्रांट हो चुका है तो अब आप उनको बताने के पाबंद नहीं हैं। जैसे कि साहिब ने कहा कि हाँ अगर आपको उन्होंने कंडीशन लगाई है तो बहरहाल फिर आप उनको बताना पड़ेगा। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी ख़ातिन हज़रात, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम जो है यकीनन पसंद आया होगा। मैंने और साजिद ने अपनी अतल-इम्कान कोशिश की है कि जल्द से जल्द आपके और शॉर्ट तरीके से करके सवालों के जवाब आपको दिए जाएं। इसके बावजूद मुझे यकीन है कि कई जो कॉलर्स हैं वो नाउम्मीद हुए होंगे कि उनकी कॉल्स नहीं ली जा सकें, जिसके लिए हम तहे दिल से माज़रत ख़्वाह हैं। वक्त की कमी के बायस ऐसा नहीं कर सके। अभी भी अगर आप चाहें तो आप हमें जो स्क्रीन पे हमारा ईमेल एड्रेस आप 12 देख चुके होंगे, उस पर हमें ईमेल कर सकते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसके हत्तल इम्कान जितने तसल्ली बख्श जवाब मुमकिन है वो आपको ज़रूर दें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे और साजिद को। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।